Hello friends, this is my first video. So first of all, thanks for being here. Before going to my syllabus, I want to tell something about myself. Myself Ravi Singh, founder of an esteemed institution, Sandesh Academy situated in Prayagraj. I have taught approximately 1.5 lakh students who are serving well in different fields. I have been teaching from 2004 constantly. From this, I have gained an experience of over 16 years in teaching this subject. On the basis of my experience and learning, I have also authored a book, Reasoning Booster. फ्रेंड्स, आजकल एजुकेशन के माध्यम को लेकर बहुत डिबेट चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ऑनलाइन एजुकेशन का क्या प्रॉस एंड कॉन्स है, मैं बताता हूं आपको। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, वर्चुअल एजुकेशन से हम सिर्फ बच्चे को सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसके अंदर हम ह्यूमन बीइंग कहाँ से डेवलप करेंगे, उसके अंदर हम सोशल बिहेवियर कहाँ से डेवलप करेंगे, जो कि विदाउट आई कांटेक्ट, विदाउट फिजिकल एजुकेशन संभव नहीं है। दोस्तों, पेरेंट्स जो हैं बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि फर्स्ट लाना है, खूब मेहनत करो, तुम किसी पर ध्यान मत दो। लिसन हियर, किसी के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। बाय हुक्स एंड क्रुक्स आई एम सक्सीड, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स। पेरेंट्स हमेशा यही कहते हैं, आगे बढ़ो, अपने बारे में सोचो, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि बच्चे की खुशी किस में है, बच्चा क्या चाहता है, वो कैसे खुश होता है। कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई स्पोर्ट मैन बनना चाहता है, कोई सर्विस में जाना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है। तो हमें ये देखना है कि बच्चा किस में खुश है, उसको उसकी खुशी किस में है। अगर पेरेंट्स इसके बजाय अगर बच्चे से ये पूछें कि तुमने किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाया, तुमने आज कौन सा अच्छा काम किया, तुमने लोगों की मदद करनी चाहिए, तो बच्चा इस थॉट के साथ डेवलप होगा और आगे चलकर एक अच्छा नागरिक बनेगा। फ्रेंड्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड marks, education is beyond grades, education is what you learn। एजुकेशन के माध्यम से सिर्फ सर्टिफिकेट देना नहीं है, हमें बच्चे के अंदर एज ए एजुकेटर, एज ए पेरेंट्स, एज ए बिग ब्रदर, उसके अंदर मुझे ह्यूमन बीइंग्स डेवलप करना है, सोशल बिहेवियर डेवलप करना है, ताकि बच्चे को लगे कि सिर्फ सर्टिफिकेट ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा भी ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं। तो एज ए एजुकेटर, एज ए बिग ब्रदर, एज ए पेरेंट्स, दिस इज व्हाट यू शुड डेवलप फॉर आवर स्टूडेंट। इसके साथ जब बच्चा बड़ा होगा तो एक क्रिएटिव होगा, एंथुसियास्टिक होगा,
टीचर्स को सिर्फ नॉलेज देना यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम बच्चे के अंदर ह्यूमन बींग्स को डेवलप करें, सोशल बिहेवियर को डेवलप करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स। मैं अपने सिलेबस को डिस्कस करता हूं अभी। दिस इज माई सिलेबस। जैसे आप डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए डिफरेंट आप प्रिपरेशन करते हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, एसएससी, लेखपाल, बीडीओ, एसआई, कांस्टेबल। तो क्या सारे एग्जाम्स के लिए हम अलग अलग प्रिपेयर होंगे? काफी मुश्किल होगा। इसलिए हमने जो सिलेबस तैयार किया है, इंटीग्रेटेड एक हमारा सिलेबस है। अगर आप कहीं ये पूरा सिलेबस अगर आप तैयार कर लेते हो, कोई भी एग्जाम देना है आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रीजनिंग ये एकेडमिक लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती। जब आप कंपटीशन में आते हो तो सारे कंपटीशन में रीजनिंग के प्रॉब्लम्स जरूर होते हैं। आई एम कमिटेड टू गेट योर लर्न रीजनिंग बाय एन इजी ट्रिक। रीजनिंग के अंतर्गत दो पार्ट होते हैं, एक वर्बल सेक्शन होता है और एक नॉन वर्बल सेक्शन होता है। मेजर सेक्शन वर्बल सेक्शन होता है, मोस्टली प्रॉब्लम जो है वर्बल से पूछे जाते हैं, और जो नॉन वर्बल है 10% प्रॉब्लम नॉन वर्बल से भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वर्बल के 3 सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है बेसिक्स, दूसरा एनालिटिकल और तीसरा है लॉजिकल। फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक्स और नॉन वर्बल कंप्लीट कर लेते हो तो कांस्टेबल, लेखपाल, बीडीओ, यूपीएसआई के लिए सफिशिएंट होगा, ऑल्सो एसएससी। लेकिन आपको बैंक पीओ देना है तो आपको एनालिटिकल पर फोकस करना होगा, एम्फेसाइज करना होगा। अब मैं इसके अलग अलग कंटेंट्स बताता हूं कि बेसिक्स में क्या है, एनालिटिकल में क्या है, लॉजिकल में क्या है। तो बेसिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है, बेसिक का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है अल्फाबेटिकल सेक्शन। अल्फाबेटिकल सेक्शन, अल्फाबेटिकल सेक्शन में जनरली लोग क्या करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया, लेटर सीरीज पढ़ लिया, पेयर्स ऑफ लेटर पढ़ लिया, हो गया? नहीं। अल्फाबेटिकल सेक्शन को हम 8 भागों में बांटते हैं। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि आपने पहले से नहीं पढ़ रखा है। जैसे लेफ्ट राइट, कोडिंग डिकोडिंग, ग्रुपिंग ऑफ अल्फाबेट, पेयर्स ऑफ लेटर, लेटर सीरीज, लेटर मैट्रिक्स, पोजीशन इंटरचेंज, मीनिंगफुल वर्ड्स। मीनिंगफुल वर्ड्स। दूसरा चैप्टर है हमारा डायरेक्शन, तीसरा ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, क्यूब, डाइस, कैलेंडर, क्लॉक, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, नंबर मैट्रिक्स, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। ये हमारा बेसिक का सेक्शन है। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका बेसिक सेक्शन तैयार हो जाता है। इसके बाद दूसरा सेक्शन हमारा आता है एनालिटिकल। दूसरा सेक्शन है एनालिटिकल रीजनिंग का, जिसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग, बाइनरी, सिलॉक्स,
इनइक्वलिटीज, मशीन इनपुट, पजल, डेटा सफिशिएंसी। ये 6 चैप्टर हैं जो बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी क्वेश्चन से सिंगल क्वेश्चन नहीं आता, बल्कि 5 क्वेश्चन इनसे इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद तीसरा सेक्शन हमारा आता है वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत लॉजिक। लॉजिक में क्या है? स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन एवं पूर्वानुमान। दूसरा है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कथन एवं तर्क। और तीसरा है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्रवाई। और चौथा है डिसीजन मेकिंग। तो ये हमारा वर्बल रीजनिंग का सिलेबस है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग, इसमें हम आपको स्क्वायर काउंट करना, रेक्टेंगल काउंट करना, ट्रायंगल काउंट करना, डायगोनल काउंट करना, ये सारी चीजें सिखाएंगे। दूसरा है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। तीसरा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। चौथा है सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर। आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका नॉन वर्बल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन जितने भी हैं सब कर लेंगे। इसके अलावा जनरल बैच के अलावा जो मेरा इंडिविजुअल रीजनिंग का जो बैच होगा उसमें 3 सेक्शन और ऐड हो जाएगा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इट इज द मोस्ट लॉजिकल फिनोमेना ऑफ मैथमेटिक्स। तो जहां लॉजिक है वहां पे रीजनिंग है। तो रीजनिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे आप बेसिक्स में आप अगर तैयार करते हो आप, तो उसमें आप जो है डाइस तो पढ़ लेते हो, लेकिन डाइस की प्रोबेबिलिटी रह जाती है। कैलेंडर पढ़ते हैं, कैलेंडर पढ़ लेते हैं, कैलेंडर पर बनने वाले प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन है वो रह जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है मिसलेनियस हम सारी चीजों को लाते हैं। तो सो फ्रेंड्स, हियर इट इज माय सिलेबस। अंडरस्टूड फ्रेंड्स, लेट वी मूव ऑन नेक्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला आप पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना टॉपिक का स्टार्ट अंग्रेजी वर्णमाला से ही करता हूं। तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला अगर पढ़ना है तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या? आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। फाइंडिंग द प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बहुत सारे रूल्स इसके लिए दिए गए हैं, इजोटी है, सी फिलोरक्स है, बट एनी हाउ आपको बस ये किसी तरह तैयार हो जाए, याद होना चाहिए। बोथ साइड से आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। अगर लेटर आता है तो उसके साथ उसकी प्लेस वैल्यू भी आपके माइंड में आनी चाहिए। तो आप एक वर्ड याद करो, सी फिलोरक्स। 3 अक्षरों के गैप से देखो, मैंने अक्षर को उठा लिया है। सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21, एक्स का 24। अगर आप इन 8 अक्षर के मान याद कर लेते हैं, अगर आपको इन 8 अक्षरों के मान याद हैं तो आप किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। कोई भी आपसे पूछा जाए आप बता सकते हैं। देखिए इसमें लेफ्ट एंड राइट, हियर इट इज लेफ्ट, हियर इट इज राइट। यल एंड आर इज कॉल्ड टू कंट्रोलिंग इंट। ये 2 छोर कहे जाते हैं, बायां और दायां। तो आपको जो नंबरिंग याद करना है वो लेफ्ट साइड से भी याद करने हैं और राइट साइड से भी याद करने हैं। तो ए और बी की प्लेस वैल्यू तो आप ओरल ऐसे भी बता सकते हैं, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है। वाई और जेड का भी बता सकते हैं, वाई का 25 होता है, जेड का 26 होता है। अब मिडिल से अगर कोई भी पर्टिकुलर लेटर का नाम लिया जाता है, जैसे मान लो कि के, तो अगर आपको के की प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो यल की प्लेस वैल्यू अगर आपने याद कर रखा है
कि L का मान अगर 12 होता है तो K का मान क्या हो जाएगा 11, जो कि इमीडिएट पहले होता है L से। इसी तरह से मान लो यस है, अगर आपको यस का प्लेस वैल्यू नहीं याद है, यस का प्लेस वैल्यू अगर नहीं याद है, तो अगर आर का आपने याद कर रखा है 18, तो आपको पता है ना कि इमीडिएट जस्ट बाद उसके क्या आता है, यस आता है, तो यस की वैल्यू क्या हो जाएगी 19। सो इस तरह आप किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। और राइट साइड से आपको जो है रटना नहीं है, राइट साइड से अगर आपको लेफ्ट साइड से प्लेस वैल्यू पता है तो राइट साइड से प्लेस वैल्यू आप बता सकते हैं। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन, पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट इन बराबर 27 माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट इन। अगर आपको लेफ्ट से प्लेस वैल्यू याद है तो आप 27 से उसको घटा दीजिए, राइट से प्लेस वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू लेफ्ट और राइट से ऐड करने पर 27 आता है। जैसे मान लो एच है, लेफ्ट साइड से एच की प्लेस वैल्यू 8 होता है और राइट साइड से 19 होता है, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो अगर आपको साइड बदलना है तो 27 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइड बदल जाएगी। तो इसको आपको रटना नहीं है। अगर आप यूजुअल पोजीशन में आप इसकी प्लेस वैल्यू याद कर रखे हैं तो रिवर्स ऑर्डर में भी इसकी प्लेस वैल्यू आप बता सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड फ्रेंड? लेट मी मूव ऑन नेक्स्ट। अल्फाबेटिकल सेक्शन को हमने 8 भागों में बांटा था, जिसमें फर्स्ट पार्ट था लेफ्ट राइट, जिसमें से फर्स्ट पार्ट क्या था, लेफ्ट राइट। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं और दाएं का निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिफोर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स आर बेस्ड ऑन लेफ्ट राइट, you should know certain concept. पहला, इसमें यह मान लिया जाता है कि सभी लेटर हमारे जैसे सामने की ओर देख रहे हैं। इट मीन्स जिधर मैं देख रहा हूं उधर वो लेटर भी देख रहा है, यानी उधर देख रहा है। तो हमारा बायां दायां और लेटर का बायां दायां एक जैसा होगा। जिधर आपका बायां उधर लेटर का बायां, जिधर आपका दाहिना उधर लेटर का दाहिना। ओके, इसमें हम मानकर चलते हैं कि लेटर हमारी तरह देख रहा है, यानी हमारा बायां दायां और लेटर का बायां दायां सेम है। दूसरा, इसमें जेड की वैल्यू 0 मान ली जाती है। अब जेड की वैल्यू 0 क्यों कंसीडर करते हैं, मैं थोड़ी देर बाद आपको अभी समझाता हूं इसको। तीसरा, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला निम्नलिखित क्रम में हो सकती है। इंग्लिश अल्फाबेट में भी इन फॉलोइंग कैटेगरीज। पहला, यूजुअल, यानी अंग्रेजी वर्णमाला जब सीधे सीधे लिखी रहती है ए से लेकर जेड तक तो इसको बोलते हैं यूजुअल पोजीशन। दूसरा है रिवर्स, तीसरा है फर्स्ट हाफ रिवर्स, नेक्स्ट है सेकेंड हाफ रिवर्स, नेक्स्ट बोथ हाफ रिवर्स, नेक्स्ट मिडिल टर्म, नेक्स्ट मिक्स सीरीज और नेक्स्ट वेरिएबल। तो लेफ्ट और राइट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इतने ऑर्डर में पूछे जा सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला यूजुअल भी हो सकती है, अंग्रेजी वर्णमाला रिवर्स भी हो सकती है, फर्स्ट हाफ रिवर्स हो सकता है, सेकेंड हाफ रिवर्स हो सकता है, बोथ हाफ रिवर्स हो सकता है, मिडिल टर्म हो सकता है, मिक्स सीरीज हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है। तो लिसन हियर फ्रेंड, अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होता है। अगर आप
ए से लेकर यम तक लेटर लेते हैं तो ये फर्स्ट हाफ के लेटर कहे जाते हैं, और यन से लेकर जेड तक अगर आप लेते हैं तो ये सेकेंड हाफ के लेटर कहे जाते हैं। फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब होता है ए से एम रिवर्स हो जाता है और एन से जेड सीधे रहता है। सेकेंड हाफ रिवर्स का मतलब होता है ए से एम सीधे होगा, एन से जेड पलट जाएगा। बोथ हाफ रिवर्स का मतलब होता है कि दोनों हाफ जो है रिवर्स हो जाते हैं। ओके, तो क्रमशः जो है एक एक करके चलते हैं। अभी हम पहले यूजुअल की बात करते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला सीधे सीधे दी गई है तो उस पर बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप कैसे सॉल्व करोगे विदाउट राइटिंग एंड विदाउट काउंटिंग। बिना लिखे बिना गिने हम ओरल आंसर दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। तो कैसे करेंगे देखते हैं। यूजुअल पोजीशन, जब अंग्रेजी वर्णमाला सीधे सीधी लिखी हो, यूजुअल पोजीशन में लिखी गई हो, ए से लेकर जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला लिखी गई है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना होगा। इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन है। बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन यू शुड नो सर्टेन रूल। अपोजिट डायरेक्शन होने पर हमें प्लस साइन का यूज करना है। एक साइड लेफ्ट और एक साइड राइट अगर है, अपोजिट डायरेक्शन होने पर हमें प्लस साइन का यूज करना है, चाहे वो लेफ्ट राइट हो चाहे राइट लेफ्ट हो। और सेम डायरेक्शन होने पर हमें माइनस साइन का यूज करना है, चाहे लेफ्ट लेफ्ट हो चाहे राइट राइट हो। एंड ऑलवेज कंसीडर फर्स्ट पोजीशन, और हमेशा हमें पहली स्थिति को लेना है। जो पहले रहता है उसी को नीचे लेते हैं। यल है तो यल लेते हैं, आर है तो आर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना लिखे और बिना गिने ओरल आंसर दे सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? Which of the letter will be left third to the right of 8 to the left of 12 in English alphabet? तो पहले क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12 के दाहिने 8 के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं कि यहां यल और आर दो कंट्रोलिंग हिंट होता है। लास्ट में आपको चाहे यल बचेगा चाहे आर बचेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपोजिट डायरेक्शन के लिए अभी मैंने आपको बताया कौन सी साइन यूज करेंगे, प्लस। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। और पहली पोजीशन को ले लिया जाएगा L20। L20। अब जो बचा उसे नीचे ले लो, L3। सेम डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन लेंगे? माइनस। तो माइनस तो 20 में से 3 गया, कितना? 17। और लेफ्ट 17 का मान अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगा तो लेफ्ट 17 का मान क्या होता है? Q। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? Q। बिना लिखे और बिना गिने फटाफट आंसर आप कर सकते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? Q। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? ओके, विच ऑफ द लेटर विल बी लेफ्ट 16 टू द राइट ऑफ 8 टू द लेफ्ट ऑफ 12 इन इंग्लिश अल्फाबेट? पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को लिख लेते हैं। बाएं से 12वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स, आई हैव टोल्ड यू कॉन्सेप्ट। अपोजिट डायरेक्शन होने पर कौन सी साइन? प्लस, और सेम डायरेक्शन होने पर कौन सी साइन? माइनस। और हमेशा हमें पहली पोजीशन को लेना है, ऑलवेज कंसीडर फर्स्ट पोजीशन। तो देखिए, अपोजिट डायरेक्शन है तो कौन सी साइन लेंगे? प्लस। तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20, लेफ्ट 20। अब यहां तक हमारा सॉल्व हो गया, जो बचा उसे नीचे ले लीजिए, L 16। सेम डायरेक्शन होने पर कौन सी साइन? माइनस। तो 20 में से 16 घटा देंगे तो कितना आएगा? 4। और लेफ्ट 4 का मान क्या होता है? D। अगर आपको याद होगा तो लेफ्ट से 4 क्या होता है? D। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 15वें अक्षर के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा? विच ऑफ द लेटर विल बी राइट 7 टू द लेफ्ट ऑफ 15 टू द लेफ्ट ऑफ 25 इन इंग्लिश अल्फाबेट? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25 के बाएं 15 के दाहिने 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाहिने 7। तो लिसन हियर फ्रेंड, अब यहां पर देखो साइड क्या है? सेम डायरेक्शन में है। अगर यल यल होगा तो क्या करेंगे? माइनस। 25 में से 15 गया, कितना आया? 10। और पहली पोजीशन ऑलवेज कंसीडर L। यहां तक सॉल्व हो गया, जो बचा ले लो, राइट 7। अपोजिट डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन? प्लस। तो 10 और 7 कितना? 17। और पहली पोजीशन क्या है? लेफ्ट, लेफ्ट 17। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आंसर विल बी Q। अंडरस्टूड फ्रेंड? लेट मी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 11वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा? Which of the letter will be right second to the left of 7 to the right of 11th in English alphabet? अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 11 के बाएं 7वें के दाहिने दूसरा अक्षर कौन सा होगा? सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए प्लस साइन का यूज करना है, सेम डायरेक्शन के लिए माइनस साइन का यूज करना है। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो कौन सी साइन लेंगे? प्लस। तो 11 और 7 कितना हुआ? 18, राइट 18 और राइट 2। सेम डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन? माइनस साइन। 18 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 16, राइट 16। बट लिसन हियर फ्रेंड, आपको जो प्लेस वैल्यू याद है वो लेफ्ट साइड से याद है। क्वेश्चन कोई भी हो, साइड हमेशा तुम्हारा लेफ्ट होना चाहिए। आपको जो वैल्यू याद है वो लेफ्ट साइड से याद है, मगर यहां पर वैल्यू राइट साइड से याद है। अगर आपने आंसर दिया P तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको राइट को चेंज करना होगा लेफ्ट में, और राइट को लेफ्ट में चेंज करने का एक ही रूल है जो मैं कि आपको बता चुका हूं। 27 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 27 में से 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? लेफ्ट 11। और लेफ्ट 11 का मान क्या होता है? K। लेफ्ट 11 का मान क्या हो जाता है? K। तो आंसर विल बी K। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 15वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाहिने 19वां अक्षर कौन सा होगा? विच ऑफ द लेटर विल बी राइट 19 टू द लेफ्ट ऑफ 8 टू द राइट ऑफ 15? अंग्रेजी वर्णमाला में दाहिने से 15, बाएं 8, दाहिने 19 कौन सा होगा? कॉन्सेप्ट हमें वही यूज करना है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन? प्लस साइन। तो अपोजिट डायरेक्शन है 15 और 8 कितना हो जाएगा? 23, राइट 23। अब इसको एज इट इज नीचे लिख लो। सेम डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन? माइनस साइन। तो 23 में से 19 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4, राइट से 4 आ गया। लेकिन अभी आपको मैंने बताया क्वेश्चन कोई भी हो साइड हमेशा लेफ्ट होना चाहिए। अगर कभी भी साइड राइट आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लेफ्ट में चेंज करो फिर आंसर दो। तो 27 में से 4 गया कितना? 23, लेफ्ट 23। लेफ्ट 23 का मान आपको याद होगा W। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला लिखोगे और गिनोगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन एग्जाम में हमें ट्रिक से करना है, गिन के नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा? Which of the letter will be right 4 to the right 6 to the left of 24 in English alphabet? Okay, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 24वें अक्षर के दाहिने 6वें अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर कौन सा होगा? अब देखो सेम कॉन्सेप्ट, अपोजिट डायरेक्शन होने के लिए कौन सी साइन यूज करेंगे? प्लस। तो 24 और 6 कितना होगा? 30। अपोजिट डायरेक्शन अभी भी है, अपोजिट डायरेक्शन होने के लिए कौन सी साइन यूज करेंगे? प्लस। तो 30 और 4 कितना हो जाएगा? 34। लेकिन आप बोलोगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में तो 26 लेटर ही होता है। यस, 26 लेटर होता है, लेकिन अब एक चीज यहां पर आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी यूज होगा। ओके, तो ये मैं आपको यहां पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जो कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी यूज होगा। अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को एक सर्किल पर लिख दें, और इसका अगर प्लेस वैल्यू 1 से लेकर 26 तक तो आपको याद ही है, तो 1 से लेकर 26 तक याद है। अब देयर इज नो एंडिंग पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल पर कोई एंड नहीं होता। तो याद रखिए कि जहां जेड खत्म होता है उसके जस्ट बाद क्या शुरू होता है? ए। तो हर लेटर की याद रखो कि 2 वैल्यू होती है, एक उसकी रियल वैल्यू होती है और एक उसकी इंक्रीजिंग वैल्यू होती है। तो ए का मान 1 भी होता है और ए का मान जो है 27 भी होता है, बी का मान 2 भी होता है, बी का मान 28 भी होता है, सी का मान 3 भी होता है, सी का मान 29 भी होता है। ये चीज आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी यूज करके दिया जाता है। तो याद रखिए कि हर लेटर की 2 प्लेस वैल्यू होती है, एक उसका रियल वैल्यू और एक उसका इंक्रीजिंग वैल्यू। तो लिसन हियर फ्रेंड, यहां पर वैल्यू कितना है? लेफ्ट से 34 आया, 34। तो क्या हम अंग्रेजी वर्णमाला गिनेंगे? नो। क्या हम अंग्रेजी वर्णमाला को गिन कर करेंगे, सर्किल बनाएंगे? ये सब नहीं करना। कभी भी वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव मीन्स 26 से ज्यादा,
तो 26 घटाकर आंसर करते हैं, तो 26 घटाकर आंसर करते हैं, डायरेक्ट अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। तो देखो 34 में से अगर 26 घटा देंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 8। और लेफ्ट 8 का मान आपको याद होगा क्या होता है, एच। आंसर विल बी एच। अगर आप गिनते हो तो देखो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 पे कौन आया, एच आया। तो कुछ नहीं करना है, अगर कभी भी वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी ग्रेटर देन 26 आती है तो हमें 26 घटा के आंसर करना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो फ्रेंड्स लेट मी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ओके, विच ऑफ द लेटर विल बी लेफ्ट 9 टू द लेफ्ट ऑफ 5 टू द लेफ्ट ऑफ 10 इन इंग्लिश अल्फाबेट। बोलो बोलो या। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, 9वां अक्षर कौन सा होगा। कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स वही है, अपोजिट डायरेक्शन होने पर कौन सी साइन, प्लस साइन, और सेम डायरेक्शन होने पर कौन सी साइन, माइनस साइन। एंड ऑलवेज कंसीडर फर्स्ट पोजीशन, अगर पहले यल है तो यल लेना है और पहले राइट है तो राइट लेना है। तो सेम डायरेक्शन है ईयर, तो सेम डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन, माइनस। तो 10 में से 5 गया, कितना आया, 5। लेफ्ट 5, लेफ्ट चूंकि पहले तो ले लिया। अब इसके बाद यहां तक देखिए सॉल्व हो गया, जो बचा उसे नीचे ले लीजिए, लेफ्ट 9। सेम डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन, माइनस। तो 5 में से अगर 9 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा। लेफ्ट से -4 आ गया भाई, अब क्या देंगे आंसर, ये तो निगेटिव हो गई वैल्यू। तो मैंने टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको बोला था कि इसमें z की वैल्यू 0 मान ली जाती है। अब मैं वो चीज आपको, वो पॉइंट्स यहां समझाता हूं कि z की वैल्यू 0 क्यों मान ली जाती है। ओके, z की वैल्यू 0 क्यों मान ली जाती है, पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। Here it is left, here it is right. L and R is called true controlling end। ये दो छोर होते हैं, बाएं साइड से पहला अक्षर A होता है और दाहिने साइड से पहला अक्षर कौन होता है, Z होता है। अब यहाँ आपकी वैल्यू जो है वो निगेटिव है, माइनस में है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए आपका आया था वहां पे क्वेश्चन ये था, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो सेम डायरेक्शन के लिए हमें क्या यूज करना है, माइनस। तो 10 में से 5 गया, कितना आया, 5, और पहली पोजीशन लेनी है लेफ्ट 5। यहां तक सॉल्व हो गया, जो बचा नीचे ले लो। सेम डायरेक्शन के लिए कौन सी साइन यूज करना है, माइनस। तो 5 में से 9 गया, कितना आया, -4।
लेफ्ट से -4 आ गया। तो देखो बाएं साइड से पहला अक्षर कौन होता है? ए, दूसरा, तीसरा, चौथा, सो ऑन। आपको इंटीजर्स पता होगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, सो ऑन। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखे हुए हैं। तो कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है और निगेटिव की तरफ जाती है तो पहले उसकी प्लेस जो है 0 आएगा, बैलेंस 0 होगा, इसके बाद ही निगेटिव जाएगा। तो अभी सर्किल पर मैंने आपको समझाया था कि ए से जेड अगर आप सर्किल पर लिखते हो तो जेड के बाद क्या आता है? ए आता है। तो अगर मैं अब उल्टा पूछूं कि ए के पीछे कौन आता है तो आप बोलोगे जेड आता है। सर्किल के अकॉर्डिंग जेड आता है। जेड के पीछे क्या आता है तो आप बोलोगे वाई आता है। वाई के पीछे यक्स आता है, यक्स के पीछे डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू के पीछे वी, वी के पीछे यू, सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो हमने कहा था आपसे कि अगर कभी लेफ्ट साइड से 0 आ जाए तो आप आंसर क्या दोगे? अगर लेफ्ट साइड से कभी भी 0 आ जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ओके, और आपका कितना आया है? -4 आया है। तो जेड की वैल्यू यहां पर 0 प्लेस करेंगे। अब -1 पे क्या आएगा? वाई, -2 पे क्या आएगा? यक्स, -3 पे क्या आएगा? डब्ल्यू, -4 पे क्या आएगा? वी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -4 पे क्या आया? वी। लेकिन आप बोलोगे कि क्या एग्जाम में हमें इतना सब कुछ करना पड़ेगा? नो, एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है, ये तो मैं बस आपको समझा रहा था। ओके, तो एग्जाम में क्या करना है? कभी भी वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो बस 26 ऐड कर देना है। जैसे हम क्वेश्चन को जब सॉल्व किए तो हमारा वैल्यू कितना आया? -4 आया। तो वैल्यू हमारा -4 आया। अब हमें क्या करना है? 26 इसमें ऐड कर देना है। तो चलो 26 ऐड कर देते हैं इसमें। तो -4 + 26, अब इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा? 22। और अगर आपको प्लेस वैल्यू अंग्रेजी वर्णमाला का याद है तो आप बता सकते हैं, अगर आपको प्लेस वैल्यू अंग्रेजी वर्णमाला का पहले से पता है तो आप बता सकते हैं कि 22 किसका मान होता है? v का। तो आंसर क्या हो जाएगा? v। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। कभी भी लेफ्ट राइट से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछता है, यूजुअल पोजीशन में क्वेश्चन पूछता है, तो अपोजिट डायरेक्शन होने पर हमेशा प्लस साइन का यूज करोगे और सेम डायरेक्शन होने पर हमेशा माइनस साइन का यूज करोगे और हमेशा पहली पोजीशन को लेना है। और दूसरी बात कि अगर कभी भी साइड राइट आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेफ्ट साइड में चेंज करना है, और लेफ्ट साइड में चेंज करने का रूल क्या है वो हम आपको बता चुके हैं। 27 में से घटा दीजिए, साइड चेंज हो जाएगी। और तीसरी बात यह कि अगर कभी भी वैल्यू पॉजिटिव आती है यानी ग्रेटर देन 26 आती है तो 26 उसमें से माइनस कर दो, डायरेक्ट आंसर पे आ जाओगे। और कभी भी वैल्यू अगर निगेटिव आती है, कभी भी वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो बस 26 ऐड कर दो सीधा, फिर भी आंसर पे आ जाओगे। सो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था जिसको समझाने के लिए मैंने आपको पेपर पे लिया था। अब ये हमारा क्वेश्चन था -4, ये वैल्यू क्या है? साइड हमारा सही है, लेफ्ट है। अगर साइड राइट होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते कि क्वेश्चन को पहले, अगर ये राइट साइड होता तो क्या करते? लिसन लिसन हियर फ्रेंड, अगर ये राइट -4 होता, राइट -4 होता तो क्या करते? राइट से -4 होता तो क्या करते? सबसे पहले मैं इसको क्या करता कि पॉजिटिव करता, और पॉजिटिव करने के लिए क्या है, कभी भी वैल्यू निगेटिव है तो 26 ऐड करो। 26 ऐड कर दिया तो 26 में से 4 गया, कितना आ गया? 22, 22 आ गया। अब इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दो। लेफ्ट में कन्वर्ट करने का रूल क्या है कि रूल है 27 से घटा दो, तो लेफ्ट 5, लेफ्ट 5 का मान क्या हो जाएगा?
तो आंसर क्या आ जाता, ई आ जाता। तो हमारा यहां पर आंसर क्या है, लेफ्ट से -4, वैल्यू चूंकि निगेटिव है 26 ऐड करना है, तो 26 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, लेफ्ट 22 आ गया, और लेफ्ट 22 का मान क्या होता है, v। अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ओके, थैंक यू।